हाय दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहित फॉरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पहले पहले लेक्चर में क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज से हम लोग एक नए चैप्टर आप लोग के समक्ष क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट है वह है सारणिक। जैसे अब हम लोग मैट्रिक्स जैसे होता है ना, तो मैट्रिक्स जो होता है उसमें कोई इसका संख्यात्मक वैल्यू नहीं निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसका संख्यात्मक वैल्यू निकाला जाता है। जैसे कि हम बातें करें कि सारणिक होता क्या है, तो सारणिक तो होता है जो हमेशा सारणी का मान किस में निकाला जाता है, वर्ग अभिमु में। तो इसकी जब हम परिभाषा देखते हैं तो वो होता है कि वैसा वर्ग अभिमु जिसमें वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं का आयताकार आयताकार क्रम विन्यास होता है और जिसका कुछ संख्यात्मक मान होता है, वही क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। तो यानी कि सारणी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सारणी हमेशा एक वर्ग अभिमु होगा और उस वर्ग अभिमु में या तो वह उदग्र रेखाओं में और क्षैतिज रेखाओं दोनों में सजे होते हैं, अर्थात वह पंक्ति और स्तंभ दोनों में सजे होते हैं। यदि पंक्ति और स्तंभ की बातें की जाए तो हम लोग के जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। उसे ही क्षैतिज और उदग्र रेखा भी कहा जाता है। और सारणी के अंदर उसमें सम्मिश्र संख्या भी रह सकती है और वास्तविक संख्या भी रह सकती है। यदि वास्तविक संख्या की बातें की जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी रह सकती है। और इसमें काल्पनिक संख्या में यदि बातें की जाए सम्मिश्र संख्या, जैसे आयोटा वगैरह सबसे जो मान होता है इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मान रख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ अभिमु में तो कुछ संख्यात्मक मान होता नहीं है, लेकिन इस सम्मिश्र जो सारणिक होता है इसमें कुछ संख्यात्मक मान होते हैं और इस संख्यात्मक मान को कुछ फॉर्मूला के द्वारा निकाला जाता है। आगे देखते हैं इसे डिटर्मिनेंट ए से या डी टी ए या इस सिंबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सूचित करते हैं। यदि डबल बार यानी बार के अंदर यह दिखाई दे तो इसका मतलब होता है सारणी का, सारणी का यह सिंबल भी होता है। और हम यहाँ देखते हैं सारणी का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो जैसे सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले अभिभू ली जाती है। तो हम वर्ग अभिभू ली जाती है जिसमें पंक्ति और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर हो। तो जैसे बातें की जाए 2x2 कोटि के अभिभू जो है इसका सारणिक मान ज्ञात करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अभिभू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अभिभू ए है और इसमें कुछ अवयव है। अवयव क्या है, वह 1 2 2 1 और 2 2 है। ठीक है, ये अवयव हो गया। और इसकी कोटि की यदि बातें की जाए तो इसकी कोटि क्या है, 2x2 की है। अब इसे हमें ज्ञात करना होता है इसका सारणिक मान। तो इसकी सारणिक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ रूल होता है, क्रॉस गुना करके हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आप लिखेंगे सारणिक में a11 a12 a21 और a22। ठीक है, और इस आधार पे हम लोग इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक मान ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे a11 गुना a22 माइनस a21 गुने a12 और यही क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 2x2 कोटि के अभिभू का सारणिक मान निकालेंगे। और इस पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से और क्लियर हम लोग करेंगे कि एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है और इसकी जो कोटि है वह 2x2 की है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल रख लिए कि एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमें सारणिक मान ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पे देन डिटर्मिनेंट ए बराबर व्हाट। अब डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे ना तो सारणी का जो ये फॉर्मूला प्राप्त होगा इसी के फॉर्म में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 4 3 यानी 4। अब इसका क्या करेंगे, हम सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक मान क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे 2 4 यानी 2 गुने 4 माइनस 3 गुने 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 12। और इसमें से जब घटाएंगे हम 8 में से -12 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4। यह क्या हो गया, सारणिक मान हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट में जो 3x3 कोटि का होगा उसका सारणिक मान ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप देखिए सारणिक का मान 3x3 कोटि में देखते हैं। 3x3 कोटि में जो नया हमारा टॉपिक होगा वह है 3x3 कोटि के वर्ग अभिभू का सारणिक मान। तो इसका सारणिक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू यानी ए के बराबर हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स रख लेते हैं जिसकी कोटि क्या हो, 3x3 कोटि की हो, अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितना हो, 3x3 हो, यानी 3 पंक्ति हो तो 3 स्तंभ हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a11 a12 a2 a13
दूसरा पंक्ति लेते हैं 2 1 2 2 2 3, तीसरा लेते हैं A3 1 A3 2 और A3 3। और इसमें क्या करेंगे, या तो आप एक कॉलम के एलॉन्ग निकालें या एक रो के एलॉन्ग निकाल सकते हैं इसका मान। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एलॉन्ग यानी सबसे पहले हम बातें करें कि हम लोग रो के एलॉन्ग चलते हैं। तो रो के एलॉन्ग में चलेंगे तो इसका कुछ होता है संकेत। संकेत क्या होता है, कहाँ पे प्लस देना है और कहाँ पे माइनस देना है। ठीक है, तो माइनस प्लस के लिए सबसे बड़ी बात होती है, तो जहाँ पे इसका एक वैल्यू होता है कि जहाँ पे आपको विषम संख्या मिल जाए जोड़ने के बाद, यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने के बाद विषम संख्या जब प्राप्त होती है तो वह माइनस होता है। अर्थात इसको जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा, यानी 2 आएगा। तो 2 क्या होता है, सो इवन नंबर होता है। इवन नंबर होने के जो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस और तीसरा क्या हो जाएगा प्लस। 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, यानी इवन नंबर प्राप्त होगा और इवन के कारण इसमें माइनस दे देता है। जब इसको करेंगे हल ना, तो इसमें भी क्या होगा कि 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा कितना 4। 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। नेक्स्ट जब आगे हम लोग आते हैं तो इसमें अब यदि हम चाहे कि कॉलम के लंग इसका मान निकालें तो इस यह प्लस होता है, यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। यदि आप चाहें तो किसी भी रो या कॉलम के लंग आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चले फर्स्ट रो के लंग, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन ए लॉन्ग R1। R1 के लॉन्ग हम लोग क्या करते हैं, सारणी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऑन ए लॉन्ग अब डिटरमिनेंट A का मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि हम लोग क्रॉस, इसमें होता है क्रॉस मेथड ही लगाते हैं कि जो इसके सामने होता है A11 के सामने जब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, तो A11 के सामने जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अर्थात A1 के सामने यह पंक्ति है और यह स्तंभ है, कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है A22 और यह मिल जाता है 23 और एक मिल जाता है 32 और एक होता है 33। इस प्रकार इसका मान निकाल लिए। आगे देखते हैं कि जब यह हो गया कंप्लीट तो इससे हम क्या करते हैं मिटाकर नेक्स्ट वाला दूसरे का निकालेंगे। तो पहला प्लस हो गया, इसके पहले क्या लगा है माइनस। तो ये 1 2 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला कैंसिल होगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया क्या A21 और A23, A31 और बच गया A33। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हटा देते हैं और इसको हटाएंगे। अब नेक्स्ट को निकालते हैं तो इसमें प्लस लगा है तो प्लस करेंगे, A13 का मान करेंगे। तो A13 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें इसके सामने वाला जो रो होता है वह कैंसिल हो जाता है और सामने वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल होने के बाद जो बच जाता है उसमें क्या करते हैं नोट कर लेते हैं 21 A22 और बच गया A31 और A32 और यहाँ पे क्या हो गया इस तरह से इसका जो मान आ गया। तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि इसका मान निकला नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर 2/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यह होगा A11 और यहाँ पे करेंगे क्रॉस गुना, तो A22 गुना A33 माइनस कर लेंगे A32 गुने A23। ठीक है, और इस प्रकार से इसका जो पहले वाला का मान ज्ञात हो गया, माइनस लगा है तो माइनस करेंगे और माइनस के बाद हम देखते हैं A12 का मान। A12 जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा A12 का जब मान फाइंड करेंगे तो यह होगा A21 क्रॉस A32 माइनस A31 गुना A23 प्लस फिर निकालेंगे A13 का वैल्यू तो यह हो जाएगा A21 गुना A32 माइनस A31 गुना A22। और इस प्रकार क्या हो गया इसका मान ज्ञात हो गया। और अब चाहे तो इसे और एक तरीका से डिराइव कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला के सहारे भी आप लोग क्या करेंगे इसका मान सारणी का 3/3 कोटि का ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात या आप चाहें तो दैट इज इसका और फॉर्मूला यानी और एक दूसरे फॉर्म में इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कैसे ज्ञात करेंगे तो A11 से हम लोग इसमें क्या करेंगे फिर लिखते हैं अगेन, दैट इज अर्थात अगेन फिर से पूरा प्रयास करते हैं और A1 से हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। जब A1 से कराएंगे तो यह मिल जाएगा A11 A22 और हो जाएगा A2 A33। ठीक है, और फिर A1 में सेकेंड पार्ट से कराएंगे तो लिखेंगे माइनस A11 A32 और हो जाएगा A23। ठीक है, एक फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद माइनस लगा है तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस और माइनस से सभी में गुना कराएंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस, और जब ही हम माइनस से इसमें गुना कराएंगे तो ये पार्ट हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम माइनस A12 फिर हो जाएगा A21 और होगा A33। ठीक है, और माइनस से जब ही इसमें गुना कराएंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाता है प्लस, और इसमें लिखेंगे फिर A12 से गुना कराने के बाद यह हो जाएगा A31 और हो जाएगा A23। और जो सेकेंड पार्ट है ये ऑलरेडी प्लस में है तो इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे और इस पार्ट को लिखेंगे
A13 और इसमें जब गुना फर्स्ट पार्ट से कराएंगे तो ये हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 32 माइनस फिर A13 से गुना कराने के बाद इसमें मिलेगा A13 A31 और हो जाएगा 222। इस प्रकार ये क्या मिल जाता है, यही एक और यह फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी फॉलो करके आप लोग इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, या इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद होता है 4/4 कोटि का, तो 4/4 कोटि का होता है ना, तो उसका भी मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे इस फॉर्म में डिराइव किया जाता है, इस फॉर्म में यानी 3/3 के 4 से 3/3 के फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद 2/2 के फॉर्म में आता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। लेकिन हमें उतना जो 4/4 कोटि पे क्वेश्चन ही राइज करना नहीं होता है, वह हम क्या करेंगे सीनियर क्लास में होता है। जूनियर क्लास में जो है 12th क्लास होता है, 11 12 एंड 12th क्लास में बेसिकली अगर बातें की जाए सारणी की तो उसमें यही वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सारणिक में फॉर्म में हम लोग डिफरेंशियल का भी सारणिक फॉर्म से वैल्यू निकालते हैं। देखिए, और इस पे कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एराइज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आप इस थ्योरी को क्या करिएगा, अच्छा से नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए इस पे क्वेश्चन और देखते हैं कुछ उदाहरण पे हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण को बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि जो 3/3 कोटि का हम लोग फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला से किस प्रकार इसको बनाने में हमें सहायता मिलती है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखेंगे ना, तो सोल्यूशन क्या होगा, इसे लिखेंगे डिटरमिनेंट ए, अर्थात जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इसका सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वह है 1 6 1 और सेकंड जो कॉलम है वह है 5 7 2 और जो थर्ड कॉलम है वह 7 है 2 है और 3 है। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, सारणिक मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सारणिक मान ज्ञात करने के लिए या तो एक रो के एलम करेंगे या तो एक कॉलम के एलम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रो के एलम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ऑन एलॉन्ग R1 और R1 के एलॉन्ग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सब पहला क्या होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस। इस तरीके से सीरीज चलते रहता है। तो इसके बाद जो होगा माइनस होगा, इसके बाद वाला जो होगा प्लस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक के एलॉन्ग निकालेंगे। जब एक के एलॉन्ग इसका मान ज्ञात करेंगे तो एक के सामने जो रो होगा वह कैंसिल हो जाएगा, कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 7 2 2 3 और यह हो गया कंप्लीट। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे और क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है इस पे देखते हैं। जो 5 का वैल्यू निकाला है तो 5 के सामने वाला कॉलम चेंज हो जाएगा, यानी हट जाएगा और उसके सामने वाला रो हट जाएगा। तो हटाने के लिए हम देखते हैं इसको हट कैंसिल और ये कैंसिल, बच गया 6 1 और 2 3, यह भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम किसको देखते हैं, थर्ड वाला। तो जो थर्ड वाला क्या है +7 है और इसका जो मान हम ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला और यह कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 6 7 और 1 2। इस प्रकार हम क्या किए, इसका फॉर्म कौन सा 2/2 के फॉर्म में ला दिए और 2/2 के फॉर्म में लाने के बाद इसका भी मान हमें पता होता है कि क्या करना होता है, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 7 में कितना से 3 से गुना करेंगे, -2 × 2 कर देंगे। तो इसका फॉर्म यह निकल गया, माइनस करेंगे 5 और इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे 6 × 3 -1 × 2 प्लस करेंगे 7 का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 -1 × 7। इस प्रकार हो जाएगा इस 1 का, यानी 1 से जब इसका होगा 21 माइनस हो जाएगा 4 -5 और इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 18 और माइनस हो जाएगा 2 और +7 इंटू हो जाएगा 12 और -7। और इस प्रकार हम जब इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, अब 21 में से जब 4 घटाएंगे तो यह मिल जाएगा 17 और यह हो जाएगा -5 और इसमें से जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 16 और प्लस करेंगे 7 का, जब इसमें से 12 में से 7 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 5। नेक्स्ट अब जब इसको हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 17 और 17 में से क्या करेंगे 16, 16 में 5 से जब गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80 अर्थात 80 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में यानी 7 में कितना से गुना करेंगे 5 से, तो यह प्लस हो जाएगा 35। अब क्या करेंगे, प्लस वाले भाग को जोड़ेंगे, 17 प्लस कर लेंगे 35 और माइनस कर लेंगे 80। इसमें से जब माइनस करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 7 और 5 12 और 3 1 4 और 1 हो जाएगा 5 अर्थात यह 52 होगा। 52 में से क्या करेंगे 80 घटा लेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस में प्राप्त होगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमें 8 और यह हो जाएगा कितना 7 में से 2 घटेगा माइनस, अर्थात यह कितना मिलेगा -28। या -28 के क्या हो गया, इसका जो सारणी का मान है वो -28 आया। ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। और जो दूसरा प्रश्न है वह है ए, यानी फर्स्ट कॉलम है AHG
और दूसरा कॉलम है जी पी एफ और तीसरा जो है वो है जी एफ सी। और इसका क्या करना है, सारणिक मान ज्ञात करना है। तो सारणिक मान ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे v डिटर्मिनेंट v इक्वल टू, हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसका मान ज्ञात करेंगे और इसको लिख लेंगे सारणिक में a g h g और हो जाएगा g b f और हो जाएगा g f c और इसका मान क्या करेंगे, सारणी में फाइंड करेंगे। सारणी में फाइंड करने के लिए जो होता है पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, इसी फॉर्म से सारणी का मान ज्ञात कर देता है। जब e का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, e के सामने वाले सभी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, जो भी अवयव होते हैं। तो यह हो जाएगा b, अब बचेगा f और यहाँ पे भी f और c। ठीक है, इस प्रकार ये क्या निकल गया, e का मान निकल गया। दूसरा क्या होगा, माइनस, आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस h के सामने वाला कैंसिल होगा और रो और कॉलम जब दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा जी एच एफ सी। और थर्ड वाला जब g का मान हम ज्ञात करेंगे तो g के सामने वाला जो कॉलम है वह कैंसिल होगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जी बी एच जी एफ। और इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ। और ए का मान अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस तो यह हो जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करेंगे, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो होगा एच सी माइनस जी एफ और प्लस करेंगे जी इंटू हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी। ठीक है, और यहाँ तक हम लोग वैल्यू निकाले। अब ए से क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो यह मिल जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर। ठीक है, और माइनस से जब भी इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर सी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एच जी एफ। इसके बाद प्लस करेंगे और जी से जब गुना करें तो जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी और यही क्या हो जाता है, इसका आंसर बन जाता है।